students, welcome back to my YouTube channel Science Fantasy. Here we are doing unit number 2, structure of atom, and in this chapter we are doing a topic quantum number. हमने क्वांटम नंबर टॉपिक स्टार्ट किया है. आपको मैंने पहले ही बताया है कि जो क्वांटम नंबर्स होते हैं 4 सेट्स ऑफ नंबर होते हैं जो किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में अपनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताते हैं. उस क्वांटम नंबर में आपको 4 टाइप्स में आपने सबसे पहले जो क्वांटम नंबर किया हुआ है दैट इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. जो आपने किया हुआ है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपने कर लिया है जिसको आप एन से रिप्रेजेंट करते हो. सेकेंड आपने एजीमुथल क्वांटम नंबर किया हुआ है. एजीमुथल जो क्वांटम नंबर होता है उसके बहुत सारे नेम होते हैं. सब्सिडरी क्वांटम नंबर, सेकेंडरी क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, एंड इसको आप एल से रिप्रेजेंट करते हो. उसमें आपका क्या होता है कि जो आपका एन होता है जिसको आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हो वो मेन शेल जो होती है उसके बारे में आपको बताता है. उसके बाद आपने एल किया था जो आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर है जो आपके सेल के अंदर कितने सबसेल्स प्रेजेंट हैं उसके बारे में आपको बताता है. आज हम जो है थर्ड टाइप का जो क्वांटम नंबर करेंगे दैट इज़ द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. जो हमारे पास थर्ड क्वांटम नंबर है वो हमारा क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. ये हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है जिसका मेरे पास सिंबल या तो एम होगा या फिर आप इसको एम एल से रिप्रेजेंट करोगे. तो ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है वो पर्टिकुलर जो आपकी सबसेल्स हैं उनके अंदर कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं, तो ये ऑर्बिटल नंबर के बारे में हमें यहाँ पे बताता है कि जो आपकी स्पेस में अरेंजमेंट होती है कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग किसी भी एक्सिस पे जो सेल होती है तो उसके लिए यहाँ पे आपकी हम जो है ऑर्बिटल्स बताएंगे. हमारे पास अगर कोई भी गिवन वैल्यू है एल की, गिवन वैल्यू ऑफ एल, जो भी एल है कि अगर हमारे पास एनी जो है एल की जो वैल्यूज दी हुई हैं तो उसकी जो एम की वैल्यू आती है वो एम की वैल्यू माइनस एल से लेके प्लस एल तक होती है वया ज़ीरो के थ्रू होती हुई होती है. जैसे कि अगर मेरे पास जो है कोई भी सिंबल जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि वो क्या होगा, माइनस के एल होगा और फिर क्या होगा, माइनस के एल माइनस 1 होगा, माइनस के एल माइनस 2 होगा, फिर 0 होगा. इस तरह से 1 2 इस तरह से आपका चलता हुआ चला जाएगा. अब इसमें वो प्लस में भी होएगा और माइनस में, दोनों में होएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने इसकी जो वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे कितनी वैल्यूज़ होती हैं, किसी भी एल की वैल्यूज़ के लिए जो एम की वैल्यू होती है वो इक्वल होती है 2l + 1. कितनी होती है, 2l + एल वैल्यूज़ होती हैं एम की किसी भी गिवन एल के लिए. तो सपोज़ करो मैंने अगर एल की वैल्यू क्या दे दी, 0 दे दिया. एल की वैल्यू 0 किसके लिए होती है, एस सबसेल के लिए होती है जो कि हमने पहले ही किया हुआ है. इस केस में जो मेरे पास एम की वैल्यू है वो 2 × 0 + 1 कितनी आ गई, ये 1. एक ही यहाँ पे आपकी वैल्यू आती है. तो इट मीन्स अगर एक ही है तो वहाँ पे जो m की वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी, सिर्फ 0 होगी. यानी कि जो s सबसेल है उसके पास सिर्फ आपका एक ही ऑर्बिटल यहाँ पे होगा. लेकिन अगर हम सेकंड मूव करते हैं, सेकंड बात करते हैं कि अगर मैंने क्या किया है कि जो l की वैल्यू है वो क्या ले ली है, 1 ले ली है, तो m की वैल्यू कितनी होगी, 2l + 1. 2l + 1 क्या है आपका, 2 × 1 + 1 कितना हो जाएगा, ये = 3. यानी कि जो आपके पास ये वाला l है वो किसके लिए, p के लिए होता है. और इट मीन्स p के पास जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं वो कितने हैं, 3 ऑर्बिटल्स हैं. तो यहाँ पे जो m की वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, -1 0 + 1. क्योंकि माइनस के l से प्लस के l होती वया 0. देन आवर वैल्यूज़ फॉर m -1 0 + 1. इस तरीके से आप यहाँ पे करेंगे. उसके बाद आपका अगर आप नेक्स्ट केस लेते हो कि आप क्या कर दो, l की वैल्यू क्या कर दो, 2 कर दो. l की वैल्यू 2 किसके लिए होती है, d के लिए होती है, d सबसेल के लिए. तो यहाँ पे मेरे पास m की वैल्यू कितनी आएगी, 2l + 1 आएगी. एंड यहाँ पे आपका क्या होगा, 2 × 2 + 1 कितना हो जाएगा आपका, 5. इट मीन्स क्या है कि यहाँ पे आपके पास क्या होंगे, 5 ऑर्बिटल्स होंगे d सबसेल के अंदर. क्योंकि l की वैल्यू -2 है तो उसके लिए जो करस्पॉन्डिंग m की वैल्यू होगी -2 -1 0
+1 एंड +2, काउंट कर लो 1 2 3 4 5, ये आपके हो जाएंगे। ठीक है, डी सबसेल में मतलब 5 ऑर्बिटल हैं। इसी तरह से सिमिलरली अगर एल की वैल्यू मैं 3 लेती हूँ, ये किसके लिए होता है, एफ सबसेल के लिए। यहाँ पे ये जो सबसेल आएगा वो कौन सा आएगा, एफ आएगा। देन इसके लिए एम की वैल्यू क्या होगी, 12 + 1, तो ये 2 आपका क्या है, 2 × 3 + 1, 2 3 = 6 + 1 7 ऑर्बिटल। यानी कि आपके जो ये आपका एफ सबसेल है, इसके पास 7 ऑर्बिटल होंगे। और इसके लिए जो एम की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, -3 -2 0 -1, आफ्टर दैट 0 +1 +2 एंड +3। तो जो आपका एस सबसेल है, उस एस सबसेल के बाद जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं, वो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो गए आपके, 7 हो गए। इस वजह से हम यहाँ पे निकालते हैं। तो अब इसमें देखो कि जो आपके पास एस था उसके पास सिर्फ एक ऑर्बिटल था, जो आपके पास पी था उसके पास सिर्फ 2 ऑर्बिटल था, जो आपके पास डी है उसके पास 5 ऑर्बिटल है, एंड जो आपके पास एफ है उसके पास क्या है, 7 ऑर्बिटल है। हम इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसे बॉक्सेस का भी यूज़ वहाँ पे कर सकते हैं। पी के पास 3 है, इस तरीके से, एंड डी के पास कितने हैं आपके, 7, इस 1 2 3 4 5 6 एंड 1 more 7, 1 2 3 4, इस वजह से आपके पास ये ऑर्बिटल्स यहाँ पे होते हैं। तो ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं, जो एस का अकेला है वो, या फिर जो पी के 3 ऑर्बिटल हैं, ये पी के 3 ऑर्बिटल, या फिर जो डी के 5 ऑर्बिटल्स हैं ये, या फिर एफ के जो 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, दीज ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेट। तो आप लिख सकते हो द ऑर्बिटल्स ऑफ एनी सबसेल आर डीजेनरेट। यहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि डीजेनरेट का क्या मतलब है। तो डीजेनरेट का मतलब क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी। डीजेनरेट का मतलब क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी, कि ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, सेम होती है, वो हम क्या कहते हैं, डीजेनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल। फॉर एग्जांपल पी के पास कितने ऑर्बिटल हैं, 3 ऑर्बिटल हैं, और ये तीनों ऑर्बिटल्स की क्या है, सेम एनर्जी है। आप इसमें ये तीनों ऑर्बिटल जो है 1 2 3, वो इनकी क्या है, एनर्जी सेम है। एक्चुअली जो पी के ये ऑर्बिटल्स होते हैं, ये पी के ऑर्बिटल्स आपके होते हैं पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। अब आपने जो पी है उसके लिए जो वैल्यू निकाली है वो कितनी निकाली है, -1 0 +1। तो इसमें जो आपका इसके लिए जो m की वैल्यूज़ होंगी, पी एक्स के लिए कितनी होती है, +1 होती है, पी वाई के लिए होती है -1 होती है, और पी जेड के लिए क्या होती है, 0 होती है। पर्टिकुलर ऑर्बिटल के लिए यहाँ पे जो m की वैल्यूज़ हैं वो कुछ इस तरीके से गिवन है, आप तो उसको आप ध्यान रखेंगे। ये आपके ऑर्बिटल्स हैं और ये इसके लिए m की वैल्यू दी है। पी एक्स के लिए m की वैल्यू +1 है, पी वाई के लिए m की वैल्यू -1 है, एंड पी जेड के लिए 0 है। ऐसे ही अब d की बात करते हैं, तो d के पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5। d के पास क्या होते हैं, 5। और ये 5 ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं, सेम एनर्जी के होते हैं, मतलब ये आपके कैसे होते हैं, डीजेनरेट। इनमें भी आपकी जो वैल्यू होती है वो यहाँ पे आपका जो m की वैल्यू आएगी वो क्या आती है, इसके लिए -2 -1 0 +1 +2, क्योंकि इस केस के लिए जो d है उसके लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 2। तो यहाँ पे m की वैल्यू, जो d के 5 ऑर्बिटल हैं वो आपके क्या होते हैं, dxy, dyz, dzx, dx² -y², एंड लास्टली क्या होता है आपका dz²। इसके लिए जो m की वैल्यू है, dxy के लिए m की वैल्यू क्या होती है, -2, dyz के लिए -1, dxz के लिए +1, x² -y² के लिए +2, एंड z के लिए कितनी होती है m की वैल्यू, ये आपकी 0 होती है।
तो आपने क्या करना है, ये वैल्यूज़ जो करस्पॉन्डिंग जो है ऑर्बिट्स के लिए मैंने आपको ऑर्बिटल्स के लिए यहाँ पे बताई हैं, ये आपने लर्न करके रखनी है, क्योंकि आपको इसके बिहाफ पे थोड़े से न्यूमेरिकल्स आएंगे तो वो आप इनके बिहाफ पे जो है वो कर पाएंगे ईजिली। इस वजह से हम बात करते हैं। ये तो था हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब हम अपना फोर्थ क्वांटम नंबर स्टार्ट करते हैं। जो मेरे पास फोर्थ क्वांटम नंबर है दैट इज़ द स्पिन क्वांटम नंबर। जो मेरा चौथा एंड लास्ट क्वांटम नंबर है वो आपका क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर। एंड स्पिन क्वांटम नंबर को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर एम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसका सिंबल है स्पिन क्वांटम नंबर का, हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसमें मैं आपको एक बात बताऊं कि आपको स्टार्टिंग में जो है जब आपने रदरफोर्ड का मॉडल किया तो आपने बोला कि न्यूक्लियस होता है, फिर आपने बोहर का भी किया तो आपने बोला कि सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और इस न्यूक्लियस के अराउंड में सेल्स होते हैं। उस सेल्स में जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते हैं, ऐसे रिवोल्व करते हैं, घूम रहे होते हैं। ठीक है, तो हमेशा ऐसा तो होता है। उसके अलावा क्या होता है कि जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करने के अलावा अपनी एक्सिस पे भी क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं कि जो अर्थ होती है वो सन के अराउंड जो एक रोटेशन है वो 365.114 डे में अपनी रोटेशन पूरी करती है, लेकिन उसके अलावा जो अर्थ है वो 24 आवर्स में अपनी एक्सिस पे भी एक रोटेशन जो है वो लगाती है। तो इसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ तो घूमते ही घूमते हैं, साथ में वो जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं उस एक्सिस पे भी वो क्या करते हैं, अपनी एक्सिस पे भी वो क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, स्पिन करते हैं। स्पिन करने का मतलब मूव करना, जो स्पिन रोटेट करना है, स्पिन करते हैं अबाउट इट्स एक्सिस। तो ये जो क्वांटम नंबर है वो आपको ये बताता है कि जो ये इलेक्ट्रॉन है वो अपनी एक्सिस पे किस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है। यानी कि जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो क्या बताता है, स्पिनिंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो अपनी एक्सिस पे, ऑन इट्स एक्सिस, की अपनी एक्सिस पे किस डायरेक्शन में वो क्या कर रहा है, स्पिन कर रहा है। आइदर दो तरह का होता है ये, या तो वो क्या करेगा क्लॉकवाइज एंड या फिर वो क्या करेगा एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपको शायद पता है, बिकॉज ये वो जैसे वॉल क्लॉक होती है तो वॉल क्लॉक में जो निडल्स होती हैं ऐसे होती हैं आपकी, एक तो वो ऐसे रोटेट करती हैं, है ना, इस तरह से चलती हैं। तो ये जो डायरेक्शन है ये आपका क्या होता है, क्लॉकवाइज, जैसे कि निडल घूमती हैं। और अगर आप इसके अपोजिट में ऐसे रोटेशन शो करते हो, उससे अपोजिट, तो वो चीज़ आपकी क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग होती है, एक तो क्लॉकवाइज होती है, एक तो क्या होती है आपकी एंटी क्लॉकवाइज। तो उस चीज़ के लिए अगर जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है क्लॉकवाइज, यानी कि जैसे आपकी रोटेशन हो रही है वॉल क्लॉक की, निडल्स की, तो उसके जो स्पिन लेते हैं वो क्या लेते हैं, प्लस के 1/2, उसको रिप्रेजेंट करते हैं अपर हेड एरो से ऐसे। और अगर उसकी जो डायरेक्शन है वो आपकी डायरेक्शन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि नीचे की तरफ वो रोटेशन होती है, तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, माइनस के 1/2, और यहाँ पे एरो हम नीचे की तरफ यहाँ पे शो करते हैं। ये जो क्वांटम नंबर है आपका स्पिन क्वांटम नंबर, ये किसी भी एटम की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है उसके बारे में भी हमें बताता है कि हम स्पिन का यूज़ करके जो किसी भी एलिमेंट की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है वो भी इससे क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इन केस अगर आपका कोई भी ऑर्बिटल है वो फुली फिल्ड है, फुली फिल्ड का मतलब कि उसमें जितने इलेक्ट्रॉन आने थे वो आ चुके हैं, उस केस में जो इसका आपका मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, फुली फिल्ड के केस में जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो मैग्नेटिक मूवमेंट कैसा होता है, आपका ज़ीरो होता है। क्योंकि फुली फील्ड में वो आपने देखा ही है कि जो एक का आपका एक ऑर्बिटल होता है, उस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और वो 2 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, अपोजिट स्पिन वाले होते हैं। तो ये प्लस ये माइनस वो कैंसिल कर देते हैं और वो आपका ज़ीरो हो जाता है। इस केस में जो आपका सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, डाया मैग्नेटिक होता है। जिनके पास सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं, सच सब्सटेंसेस आर नोन एज द डाया मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इन केस अगर आपका जो ऑर्बिटल है वो कैसा है, हाफ फिल्ड है। एग्जैक्टली हाफ फिल्ड का मतलब क्या हुआ कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, या पी वाला भी ले सकते हो आप, इसमें ऐसे 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। हाफ फील्ड है मतलब पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होता। यहाँ पे आपका जो भी आपका मैग्नेटिक मूवमेंट आप लोगे, इट नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो।
वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होता है। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से जो आपका सब्सटेंस होता है वो सब्सटेंस आपका कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस यहाँ पे आपका होता है। यानी कि जब सारे इलेक्ट्रॉन फुल फील्ड, यानी कि फुल फील्ड का मतलब यहाँ पे आपका सभी के सभी क्या होंगे, आपके पेयर्ड, तब मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो होगा, सब्सटेंस कैसा होगा, डायमैग्नेटिक। अगर हाफ फील्ड होगा मतलब सारे इलेक्ट्रॉन जो है या तो अनपेयर्ड होंगे या एक भी इलेक्ट्रॉन आपका अनपेयर्ड बचता है तो मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो नहीं होगा, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी और उस टाइम जो आपका सब्सटेंस होता है वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। इसके भी आप पे मैं कुछ एक दो क्वेश्चन करना चाहूँगी। तो अगर आपको बोला गया है कि इफ़ n इज इक्वल टू 3, अगर n की वैल्यू क्या है, 3 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L एंड M, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L एंड M। देखो बेटा मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, सोल्व करेंगे इसको। तो इसमें अगर जो है n की वैल्यू 3 होती है तो L की वैल्यू कितनी होती है, 0 से लेके n-1 तक, 0 से लेके n-1 तक। तो इसलिए जो यहाँ पे L की वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी ना, सिर्फ 3 वैल्यूज आएंगी L की। अब करस्पॉन्डिंग दिस जो M होता है इसके लिए M की वैल्यू 0 आएगी, इसके लिए क्या आएगी, -1 0 +1, और इसके लिए क्या आएगी, -2 -1 0 +1 +2। क्यों, क्योंकि जो M होता है वो क्या होता है, -L से +L बीच में 0 इंक्लूड करता हुआ। तो अगर किसी की क्वांटम नंबर n की वैल्यू 3 है तो L की वैल्यू 0 1 2 होगी और फिर उनके करस्पॉन्डिंग अलग अलग जो आपकी M की जो पॉसिबल वैल्यूज आपकी आती हैं। इससे रिलेटेड एक और टाइप का न्यूमेरिकल हम यहाँ पे करेंगे, उसमें हमें वैल्यूज़ दी होती हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए होते हैं कि हमें क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ दी होती हैं और हमें फिर ऑर्बिटल बताने होते हैं। तो इसमें आपका व्हाट डेजिग्नेशन का मतलब क्या होगा, आपका जो आप सिंबल की बात करोगे, व्हाट डेजिग्नेशन इज गिवन टू एन ऑर्बिटल हैविंग, आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं क्वांटम नंबर की, वो वैल्यूज़ आपको क्या दी हुई हैं, n इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू 1। अब इसमें देखो अगर n 2 है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है और ये L की वैल्यू मैं यहीं लिख लेती हूँ, L की वैल्यू 0 1 2 3 होती है S P D and F के लिए। तो अगर यहाँ पे L की वैल्यू 1 है तो L की वैल्यू 1 किसके लिए, P के लिए। तो ये आपका ऑर्बिटल कैसा है, 2p ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल कैसा है आपका 2p ऑर्बिटल। सेकेंड है अगर n की वैल्यू 3 है और L की वैल्यू क्या है, 0 है, तो 3 और L की वैल्यू 0 किसके लिए होती है, S के लिए, तो ये आपका 3s ऑर्बिटल है। सिमिलरली इसी तरीके से अगर n की वैल्यू आपको 5 दी हुई है और L की वैल्यू 3 दी हुई है तो ये तो 5 होगा और यहाँ पे 3 किसके लिए है, D के लिए, तो ये आपका 5d ऑर्बिटल यहाँ पे होगा। तो इस वजह से आप n और L की वैल्यूज़ देख के यहाँ पे ऑर्बिटल्स की जो डेजिग्नेशन है वो आप यहाँ पे बता सकते हो। नेक्स्ट मैं आपको कराऊंगी शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, हमारे पास जो है वो जो शेप है वो S की है, P की है और D की है। F ऑर्बिटल की हम हायर क्लासेस में करेंगे। तो आपको पता है कि ऑर्बिटल्स क्या होता है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड का वो स्पेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है, से अप टू 90%। तो उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल यानी कि जहाँ जहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, जहाँ पे आपके जो होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो आपका क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल। वो आपका क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल। और कुछ ऐसा भी प्लेस आता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 भी हो जाती है, यानी कि द प्लेस अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 0, जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, आपकी 0 होती है। तो उसको हम क्या कहते हैं,
दे आर नोन एज नोड, उनको हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। या फिर आप उसको नोडल सरफेस भी बोलते हो, नोडल सरफेस भी बोल सकते हैं, या फिर आप उसको नोडल प्लेन भी बोलते हो। क्या बोलते हो, नोडल प्लेन। यानी कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो तो ऑर्बिट है, लेकिन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, जीरो है, बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है, उनको हम नोड भी बोल सकते हैं, नोडल सरफेस भी बोल सकते हैं, नोडल प्लेन भी बोल सकते हैं। ठीक है। किसी भी ऑर्बिट में जो है अगर आपने नंबर ऑफ नोड्स कैलकुलेट करने हैं तो नंबर ऑफ नोड कैलकुलेट का फॉर्मूला क्या है, n माइनस एल माइनस वन, n माइनस एल माइनस वन, ये नोड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है n माइनस एल माइनस वन, जहाँ पे जो l होगा वो n आपका क्या होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है। और जो आपका l होगा वो आपका क्या होगा, एजीमूथल क्वांटम नंबर। जो एजीमूथल क्वांटम नंबर होगा वो आपका l होगा, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो आप इसका यूज़ करके किसी भी ऑर्बिटल के लिए, चाहे वो s हो, चाहे वो p हो, चाहे वो d हो, चाहे वो f हो, आप नंबर ऑफ नोड्स जो है वो इससे क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो फॉर एनी ऑर्बिटल। ओके, नाउ हम शेप स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं शेप्स ऑफ s ऑर्बिटल। हमारे पास जो फर्स्ट शेप आएगी दैट इज द शेप्स ऑफ s ऑर्बिटल्स। s ऑर्बिटल की क्या शेप होती है, देखो बेटा, जो s ऑर्बिटल होता है वो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। s ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, स्फेरिकल शेप होती है। और ये क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शन का मेरा मतलब क्या है कि यहाँ पे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो जैसे यहाँ पे मैंने न्यूक्लियस ले लिया तो इसके अराउंड ऐसे यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो ये आपका क्या है, 1s ऑर्बिटल। क्योंकि जो 2s ऑर्बिटल है उसमें नोड आएगा, तो 2s ऑर्बिटल में नंबर ऑफ नोड निकालना है। अगर मैंने 2s में नंबर ऑफ नोड निकालना है तो n माइनस एल माइनस वन आएगा। तो n की वैल्यू 2 है, s के लिए l की वैल्यू 0 और 1, तो कितना आ गया, 1। तो यहाँ पे नंबर ऑफ नोड 1 आएगा। यानी कि एक बार तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ रहेगी, फिर बीच में खाली जगह छोड़ के इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पे रहेगी ऐसे। तो ये जो स्पेस होता है इस स्पेस को हम क्या कहते हैं, नोड। दिस स्पेस इज नोन एज द नोड। ये आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ये आपका क्या होता है, नोडल प्लेन होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये तो आपका ऑर्बिट है, ये भी ऑर्बिट है, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 है आपकी क्या है, वो नोड है। तो इस वजह से मैंने नोड कैलकुलेट किया है n माइनस एल माइनस वन फॉर्मूले से 2s के लिए। आप किसी भी ऑर्बिटल के लिए जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ शेप्स ऑफ p ऑर्बिटल। शेप्स ऑफ p ऑर्बिटल्स। p ऑर्बिटल का जो शेप होता है, p ऑर्बिटल जो होते हैं वो डम्बल शेप होते हैं, डम्बल्स होते हैं। तो वो डम्बल शेप होते हैं आपका, इनका शेप कैसा होता है, डम्बल शेप होता है। और साथ के साथ ये डायरेक्शनल भी होते हैं। डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है, ये एक्स वाई जेड एक्सिस पे जो है वो कोऑर्डिनेट होते हैं। और p के पास आपके 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, आपने वो पढ़ाई है, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। एंड ऑल द 3 ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेट। डीजेनरेट का मतलब क्या है, हैविंग सेम एनर्जी। इनकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, सेम होती है। अब डायरेक्शन होने की वजह से एक्स एक्सिस का पी एक्स होता है, वाई एक्सिस का पी वाई होता है, जेड एक्सिस का क्या होता है, पी जेड। उसके लिए मैंने आपको एम की वैल्यूज़ बता भी रखी हैं। यहाँ पे आपने किया होगा एम की वैल्यूज़, देखो यहाँ पे पी के लिए एम की वैल्यूज़ यहाँ पे आपने की हुई हैं, +1 -1 एंड 0 जो है ये इसके लिए आपकी जो वैल्यूज़ आती हैं वो वहाँ पे आपकी आ जाती हैं। +1 इसके लिए, -1 और ये 0, ये किसकी वैल्यूज़ हैं, वो m की वैल्यूज़ होती हैं। तो हम इसको ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं पी एक्स ऑर्बिटल का। हम यहाँ पे तीनों कोऑर्डिनेट बनाएंगे। आपके जो 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, पहले मैं इनको अलग अलग ड्रॉ करके दिखाऊंगी, फिर इकट्ठे करेंगे। तो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। पी एक्स जो है वो ऑन द एक्स एक्सिस, यहाँ पे प्लस माइनस लगाएंगे। जो आपका वेव फंक्शन है, ये वेव फंक्शन आपका जो साइज केस था, ये पी एक्स हो गया। फिर हम क्या करेंगे, पी वाई ड्रॉ करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट ड्रॉ किया, ये एक्स है मेरा, ये वाई है, ये जेड है। तो ये ऐसे वाई एक्सिस पे ऐसे आपका बनेगा पी वाई वाला, ठीक है, प्लस एंड माइनस।
उसके बाद मैं यहाँ पे आपको पी जेड ड्रॉ करके दिखाऊंगी। बहुत आसान है। ऑर्बिटल्स की शेप्स जो हैं वो पेपर में आपके पास आती हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस एंड ये जेड एक्सिस। तो जेड है तो ये आपका कहाँ आएगा, ऐसे जेड एक्सिस पे आएगा। ऑल्दो मैं इसको यहाँ पे अलग अलग करके दिखा रही हूँ, पर एक्चुअल में जब ये ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं तो वो एक साथ प्रेजेंट होते हैं, और जब एक साथ प्रेजेंट होते हैं तो जो पी ऑर्बिटल होता है उसका शेप कुछ इस तरीके से आता है। अभी आप देखेंगे इसको, मैं एक्सिस ड्रॉ कर लूँ, ये एक्स है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड है। तो पी एक्स वाला यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, पी वाई इस पे आ जाता है ऐसे, एंड पी जेड यहाँ पे आ जाता है ऐसे। तो ये आपके एक साथ ही होते हैं। तो ये आपका कंप्लीट, ये आपका क्या है, पी ऑर्बिटल है। ये आपका क्या है, पी ऑर्बिटल। यहाँ पे मैंने अलग अलग करके दिखाया। अगर आपके पास पेपर में स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आता है एग्ज़ाम में, तो आप ये वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं वो ड्रॉ करेंगे, और लास्टली आप ये वाला भी स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाएंगे जो आपने यहाँ पे देखा है। उसके बाद आपका जो होता है शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल। शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो डबल डंबल कह सकते हो आप इसको, डबल डंबल भी बोल सकते हो, या फिर आप इसको बोल सकते हो क्लोवर लीफ शेप। इसकी जो होती है क्लोवर लीफ की शेप जैसी होती है वैसी होती है। आपके पास डी के जो ऑर्बिटल हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इनकी जो चारों हैं इनकी तो शेप ऐसे होती है, डबल डंबल या क्लोवर लीफ शेप कर दो। लेकिन आपके पास जो डी जेड स्क्वायर है, इसकी जो शेप होती है वो डोनट शेप होती है। कैसी होती है, डोनट शेप का ये आपका जो ऑर्बिटल्स होता है वो प्रेजेंट होता है, बाकी क्लोवर लीफ शेप के होते हैं। तो 5 सेट्स ऑफ ऑर्बिटल होते हैं। अब हम इनका 1 बाय 1 करके स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं डी एक्स वाई का। तो डी एक्स वाई के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ एक्स एक्सिस लूँगी और वाई एक्सिस लूँगी, और इनके बीच में मैंने यहाँ पे ऐसे डी ऑर्बिटल ड्रॉ कर देना है। ऐसे क्लोवर लीफ शेप आ गया, ये इसका वेव फंक्शन। ये मेरे पास क्या हो गया, डी एक्स वाई। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास क्या है, डी वाई जेड। तो डी वाई जेड ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पे जेड एक्सिस ले लिया और यहाँ पे वाई। जिन एक्सिस का हमें होगा सिर्फ वही एक्सिस लेंगे। ये वेव फंक्शन रिप्रेजेंट कर दिया, ये डी वाई जेड है। उसके बाद मेरे पास आएगा डी एक्स जेड। डी एक्स जेड के लिए भी मैंने यहाँ पे क्या किया, आपका एक्स एक्सिस ले लिया और जेड एक्सिस ले लिया। उनके बीच में ये क्लोवर लीव्स जो है वो मैंने ऐसे ड्रॉ कर दी, ये, और सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, ओके। ये डी एक्स जेड। नेक्स्ट आपका क्या है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे एक्स एक्सिस ले लो, यहाँ पे वाई, तो ये ऑन द एक्सिस बनेगा। यहाँ पे बनेगा ऐसे ऑन द एक्सिस, ऐसे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एंड एट लास्ट आपका जो नेक्स्ट वाला ऑर्बिटल है जिसका जो शेप है वो डोनट शेप है, डी जेड स्क्वायर। उसके लिए आप यहाँ पे एक्स एक्सिस ले लो एंड यहाँ पे जेड एक्सिस ले लो। इसमें आपका एक तो ऐसे प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और दूसरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे रिंग के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, रिंग के फॉर्म में, सर्कुलर रिंग इसके राउंड में होती है। तो ये आपका जो शेप है वो डी जेड स्क्वायर का शेप है। मैंने आपको 5 ऑर्बिटल के जो है शेप्स करा दिए हैं। होप सो आपको सारा समझ में आ गया होगा। आज के लेक्चर में इतना करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का डिस्कस करेंगे। तब तक आप वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन आस्क मी anytime. Thank you so much.